स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने विसर्ग संधि प्रारंभ की थी, जिसके हमने शुरुआती 4 नियम देखे थे। कौन कौन से थे? तो पहला नियम था ए के बाद में पुनः ए जब आ रहा था तो विसर्ग यहाँ पर ओ बन जा रहा था और पुनः जो ए आ रहा था उसका लोप हो रहा था। इसके बाद में हमने दूसरा नियम देखा था कि ए के बाद में ए के अलावा कोई और स्वर आ रहा था तो वहाँ पर ए का लोप हो रहा था, जैसे कि अतः प्लस एव अतएव बन रहा था। फिर तीसरा नियम था ए के बाद में सघोष व्यंजन यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या फिर यर लव है में से कोई होगा तो ए आपका ओ में बदल रहा था, जैसे कि अधः प्लस गति अधोगति बन रहा था, तपह प्लस धन आपका तपोधन बन रहा था। फिर हमारा था चौथा नियम, जिसमें था कि ए या आ के अलावा कोई और स्वर हो और उसके बाद संधि करे हुए आपके सघोष वर्ण से तो विसर्ग आपका रे में बदल रहा था, जैसे कि निह प्लस आशा निराशा बन रहा था, दुहे प्लस दशा आपका दुर्दशा बन रहा था। अब हम विसर्ग संधि के बचे हुए नियमों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपने 5वें नियम के साथ। यह नियम क्या कहता है कि निह या निर के संधि यदि रे से आरंभ शब्द से होती है तो निह या निर आपका नी में बदल जाता है। तो देखिए नियम क्या कह रहा है, यदि नी है या फिर निर है और यह संधि कर रहा है रे से आरंभ किसी शब्द के साथ तो निह या निर जो हैं आपके वे नी में बदल जाते हैं। बहुत ही आसान नियम है, इसे हम उदाहरणों से फटाफट से समझेंगे। तो देखिए निह प्लस रव यहाँ पर निह में निह आपके पास है और रे से आरंभ शब्द रव है तो निह आपका बदल जाता है नी में और शब्द बनता है नीरव। अब इसी प्रकार से निह प्लस रस नीरस, निह प्लस रंध्र निरंध्र, निह प्लस रूज नीरूज, निह प्लस रोध नीरोध, निह प्लस रज नीरज और निह प्लस रद आपका नीरद यहाँ पर बनाते हैं। तो यह हमारा 5वां नियम था, जो कि काफ़ी सरल नियम है कि निह या निर के बाद यदि संधि होती है किसी रे से आरंभ शब्द से तो वह आपका निह या निर नी में बदल जाता है। अब चर्चा करते हैं हम अपने 6वें नियम की। यह नियम क्या कहता है कि कोई भी स्वर हो विसर्ग के साथ और फिर वह संधि करे च छ या श से तो आपका जो विसर्ग है वह बदल जाता है श में। तो देखिए नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि कोई भी स्वर यानी कि ए आ ई ऊ ए औ ए ऐ ओ औ अं ए री, यह सभी यदि विसर्ग के साथ आते हुए संधि करते हैं च छ और श के साथ तो यह विसर्ग आपका किस में बदलता है? विसर्ग बदलता है आपका श में। अब इसे हम उदाहरणों से समझते हुए चलेंगे। तो आइए उदाहरण देखते हैं। पहला है हरि है प्लस चंद्र। तो देखिए यहाँ पर स्वर आपका ई आ रहा है, विसर्ग है और फिर आपका च छ श में से कोई होना चाहिए तो आपका च आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग जो है आपका वह श में बदल जाएगा और शब्द मिलेगा आपको हरिश्चंद्र। यदि इसे आप और विस्तार से यहाँ पर अच्छे से समझना चाहें तो देखिए यहाँ पर हरि है प्लस चंद्र, यह आपकी संधि है। नियम क्या कहता है कि कोई भी स्वर हो तो यहाँ पर स्वर है ई, विसर्ग है और फिर च छ श इनमें से कोई होगा तो यहाँ पर च है तो विसर्ग आपका श में बदलेगा। तो विसर्ग यहाँ पर श में बदलता है और आपको शब्द देता है यहाँ पर हरिश्चंद्र। इस प्रकार से यह नियम संधि कर रहा है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए निह प्लस च निश्चय, विसर्ग आपका श में बदल रहा है। आ प्लस चर्य, यहाँ पर भी विसर्ग श में बदलेगा और शब्द बनेगा आपका आश्चर्य। इसी प्रकार से प्रायः प्लस चित्त बनाता है आपका प्रायश्चित। देखिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे सामान्यतः आप अशुद्ध रूप में लिख देते हैं। किस प्रकार से? तो यहाँ तो सही लिखते हैं प्रायश्चित, फिर तय सिर्फ एक लेते हैं, जबकि इसमें प्रायः प्लस चित्त आता है जो कि आपका बनाता है यहाँ पर प्रायश्चित। तो कहीं ना कहीं संधि के साथ साथ हम शब्द शुद्धि भी यहाँ पर
क्लियर करते जा रहे हैं। तो प्रायश्चित इस प्रकार से लिखा जाता है, महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। आगे अगले उदाहरण को देखते हैं, वह है आपका मनेह प्लस चिकित्सा। तो देखिए यहाँ पर पहले कोई भी स्वर है तो यहाँ पर ए है और फिर च छ श में से है आपका च, तो विसर्ग आपका बदल जाता है श में और शब्द बनता है मनस चिकित्सा। मनेह प्लस चिकित्सक, मनस चिकित्सक, इसे हम सामान्यतः मनस चिकित्सक लिख देते हैं, यानी कि इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि गलत है। इसमें श आएगा, यह सही है, हमें इसका याद रखना है। यहाँ पर भी इसे लिख लेते हैं। तो देखिए सामान्यतः इस प्रकार से इसे लिख दिया जाता है मनस चिकित्सक, जो कि आपका गलत है। सही किस प्रकार से है? तो देखिए सही है आपका मनस चिकित्सक, और यह आपका शुद्ध रूप है। कैसे इसकी संधि हो रही है वह हमने देखा, मनेह प्लस चिकित्सक, कोई भी स्वर है उसके बाद में च छ श आता है तो विसर्ग श में बदल जाता है, और उस प्रकार से यहाँ पर मनस चिकित्सा या मनस चिकित्सक मिलता है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए आपका मनेह प्लस चेतना, मनस चेतना, अंतः प्लस चेतना, अंतश चेतना, इसी प्रकार से पुनः प्लस च। तो देखिए यहाँ पर स्वर आ रहा है ए, उसके साथ में च संधि कर रहा है तो विसर्ग आपका श में बदलता है और शब्द बनता है पुनश्च है, पुनश्च। अगला उदाहरण है अंतः प्लस छल, यहाँ पर भी तय है जो कि ए यहाँ पर आपका आ रहा है स्वर, और फिर छ आपका यहाँ पर शब्द आ रहा है, तो वर्ण छ आ रहा है, तो संधि जब होगी तो विसर्ग आपका श में बदलेगा, च छ श जो है श में बदल जाएगा, तो यह आपका बनेगा अंतश छल। इसी प्रकार से निह प्लस चल, निह प्लस चल निश्चल बनता है, और निह प्लस छल बनाता है निश्चल। इसी क्रम में निह प्लस चिंत निश्चिंत, निह प्लस चेतन निश्चेतन, और निह प्लस चेतना निश्चेतना यहाँ पर बनाता है। यदि इनमें से आप समझना चाहें तो देखिए अंतश छल को समझते हैं, तो यह आपका अंतः प्लस यहाँ पर छल। तो देखिए नियम कहता है कोई भी स्वर हो, यहाँ पर ए आ रहा है, विसर्ग है, इसके बाद में च छ श में से कोई हो तो यहाँ पर छ है, तो आपका विसर्ग श में बदल जाता है। तो शब्द यहाँ पर हमें मिलता है संधि के बाद में अंतश छल। इस प्रकार से यह नियम संधि कर रहा है। इस उदाहरण से भी आपको समझ में आया होगा। आगे और उदाहरण देखते हैं। तो देखिए अंतः प्लस शक्ति, तो यहाँ पर भी ए, उसके बाद में श है, विसर्ग आपका श में बदल जाएगा और शब्द बनता है अंतश शक्ति। इसी प्रकार नमः प्लस शिवाय, यह बनता है नमः शिवाय। तो यह आपका महत्वपूर्ण शब्द है, इसे हमें याद रखना है। सामान्यतः इसमें हम कैसे लिख देते हैं, इसे हम लिख देते हैं नमः शिवाय, जो कि आपका अशुद्ध है। सही या शुद्ध रूप है इसका नमः शिवाय। इस प्रकार से इसे शुद्ध रूप में जो है लिखा जाता है। संधि कैसे हो रही है, तो देखिए संधि इसकी हो रही है नमः प्लस आपका शिवाय से। यहाँ पर आपका नियम अनुसार कोई भी स्वर हो तो यहाँ पर ए है, विसर्ग है, इसके बाद में च छ श में से श है, तो विसर्ग आपका श में बदलेगा और शब्द आपको यहाँ पर मिलेगा नमः शिवाय। इस प्रकार से यहाँ पर संधि हो रही है, तो हमें ध्यान रखना है नमः शिवाय का। इसके बाद में यशः प्लस शरीर, तो यहाँ पर भी विसर्ग आपका श में बदलता है और शब्द बनता है यशस् शरीर। इसी प्रकार से चतुः प्लस श्लोकी, तो यहाँ भी चतुश्लोकी मिलता है। फिर निह प्लस शुल्क बनाता है निःशुल्क। यह भी आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे हम सामान्यतः कैसे लिख देते हैं, तो देखिए इसे हम लिख देते हैं सामान्यतः निःशुल्क, जो कि आपका अशुद्ध है, शुद्ध रूप है आपका निःशुल्क। इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। तो संधि अध्याय आपका शब्द शुद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इन्हें आप आराम से ध्यान से इसी प्रकार से लिखते हुए चलें। सभी को इनको लिख लिख कर इनका अभ्यास करेंगे तो यह भी आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएंगे। आगे इसी को देखते हैं। तो देखिए निह प्लस शब्द निःशब्द, निह प्लस शांत निशांत, निह प्लस शत्रु निशत्रु, निह प्लस शंक निशंक, निह प्लस शेष निशेष बनाएगा। तो यह इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। तो देखिए दुह प्लस चरित्र, तो यहाँ पर
क्या कहता है नियम, कोई भी स्वर हो तो यहाँ पर स्वर है उ, विसर्ग है, फिर आपका च छ शय में से कोई शब्द है, वर्ण है तो आपका च है तो विसर्ग आपका बदल जाएगा शय में और शब्द बनता है आपका दुश्चरित्र। इसी प्रकार से दुहे प्लस चिंता दुश्चिंता, दुहे प्लस शील दुश्शील और दुहे प्लस शासन आपका दुशासन यहाँ पर बनता है। अब दुशासन को हम यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है, आप देख सकते हैं दुहे प्लस शासन जिसमें कोई भी स्वर आ रहा है उ, फिर विसर्ग है, उसके बाद में शासन में च छ शय में से शय है तो विसर्ग आपका शय में बदलता है और शब्द बनता है आपके पास दुशासन। तो यह हमारा छठवां नियम था जो कि क्या कहता है कि कोई भी स्वर हो विसर्ग के साथ और उसके बाद में आपके च छ या शय से वह संधि कर रहा है तो विसर्ग आपका शय में बदलता है। और किस प्रकार से संधि होती है वह हमने यहाँ उदाहरणों से देखा है, आपको काफ़ी अच्छे से यह समझ में आया होगा। अब हम सातवां नियम देखते हैं, इसके बाद अपना अगला नियम। तो देखिए अगला नियम क्या कहता है कि कोई भी स्वर हो विसर्ग के साथ और फिर आपका ट ठ शय हो तो आपका विसर्ग जो है यहाँ पर शय में बदल जाएगा षटकोण वाले में। इससे पहले क्या था, कोई भी स्वर के साथ में त च छ शय आ रहे थे तो आपका श शलजम में बदल रहा था। यहाँ पर कोई भी स्वर विसर्ग के साथ में आते हुए ट ठ शय षटकोण के साथ संधि करता है तो विसर्ग आपका शय में बदल जाता है। नियम क्या कह रहा है पहले वह देखते हैं अच्छे से। तो देखिए कोई भी स्वर हुआ आपका यानी कि ए आ ई उ ए ऐ ओ औ री, कोई भी स्वर आए और विसर्ग के साथ में फिर आपका ट वर्ण आए, ठ वर्ण आ जाए या फिर शय षटकोण वाला वर्ण आए तो विसर्ग आपका शय षटकोण में बदल जाता है। यह हमें इस नियम में याद रखना है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए युधिः प्लस ठिर, यह हम अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। देखिए और इसको हम व्यंजन संधि में भी कर आए थे। वहाँ क्या था, युधि प्लस युध प्लस स्थिर था जो कि युधिष्ठिर बना रहा था और वहाँ पर भी हमने चर्चा की थी कि इसे हम आगे विसर्ग संधि में भी देखेंगे। तो इस नियम में अब हम इसे देखने वाले हैं कैसे बन रहा है। तो देखिए यह बनता है आपका युधि प्लस ठिर से। अब यहाँ पर देखिए नियम क्या कहता है कि कोई भी स्वर हो तो स्वर यहाँ पर ई है, फिर आपके पास विसर्ग है और ट ठ शय में से कोई वर्ण हो तो यहाँ पर ठ है तो विसर्ग आपका किस में बदलता है, विसर्ग आपका शय षटकोण में बदल जाता है। और शब्द क्या बनेगा यहाँ पर, तो शब्द बनेगा आपका युधिष्ठिर। इस प्रकार से संधि करते हुए यहाँ पर विसर्ग संधि से भी युधिष्ठिर आपको देखने को मिलता है। तो यह आपको समझ में आया होगा इस उदाहरण से अच्छे से कि यह नियम किस प्रकार से यहाँ पर कार्य कर रहा है। अब आगे के उदाहरण देखते हैं। तो देखिए निह प्लस ठुर आपका निष्ठुर बनाता है और यह हम पहले भी व्यंजन संधि में पढ़ा है। निह प्लस स्थुर जब बनाएगा तो निष्ठुर बनता है। फिर आपका दनुह प्लस टंकार, यह आपका यहाँ पर विसर्ग जो है यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर ट है, शय में से ट है तो विसर्ग आपका शय में बदलता है और वह शब्द आपको मिलता है धनुष टंकार। इसी प्रकार से रामह प्लस षष्ठी, तो देखिए यहाँ पर रामह में मैं आपका ए यहाँ पर वर्ण मिलता है जो आपका स्वर है, फिर विसर्ग है, इसके बाद में आपको ट है, शय में से शय मिलता है तो विसर्ग आपका शय में बदल जाएगा और शब्द मिलता है रामस्य षष्ठी। इसी प्रकार से वय प्लस षष्ठी वय षष्ठी और वय प्लस षष्ठी आपका वय षष्ठी यहाँ पर बनाता है। तो यह हमारा सातवां नियम था जो कि कहता है कि कोई भी स्वर हो उसके स्वर जो कि विसर्ग के साथ में आ रहा है और वह संधि करे या ट या शय से तो विसर्ग आपका शय में बदल जाता है। छठवें नियम में क्या था वह हमने पढ़ा, उसमें था कोई भी स्वर जो विसर्ग के साथ में है यदि संधि करता है आपके च छ शय से तो वह आपका शय शलजम में विसर्ग वहाँ पर बदल रहा था। दोनों के उदाहरण भी हमने देखे तो इनसे आपको यह काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चर्चा करते हैं अपने अगले नियम की, आठवें नियम की, जो कि कहता है कि कोई भी स्वर हो विसर्ग के साथ और वह संधि करे त थ स से तो यहाँ पर विसर्ग जो है आपका वह स में बदल जाता है। देखिए नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है आपको कि कोई भी स्वर हो यानी कि ए हो, आ हो, ई हो, उ हो,
ए, ऐ, ओ, औ, री कोई भी स्वर हो विसर्ग के साथ में आए और वह संधि करे इनमें से किसी भी वर्ण के साथ, त, थ और से सपेरा वाले से के साथ, तो विसर्ग जो है आपका वह स में बदल जाता है। यह आपका 8वां नियम यहाँ पर कहता है। अब इसे हम उदाहरणों से समझते हुए चलेंगे, कैसे यहाँ संधि होती है और क्या क्या शब्द यहाँ पर बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं उदाहरणों से समझने की। पहला उदाहरण है आपके पास मनह प्लस ताप। अब इसे हम पहले यहाँ अच्छे से समझते हैं। देखिए मनह प्लस ताप, तो देखिए नियम क्या कहता है कि कोई भी स्वर हो तो मनह में ए आपका स्वर है, विसर्ग के साथ आया हो विसर्ग है, और तय थ स में से कोई एक वर्ण हो तो यहाँ पर तय है, तो विसर्ग आपका स में बदल जाता है और शब्द आपको यहाँ पर मिलता है मनस्ताप। अब यह आपको शब्द शुद्धि में भी मदद करता है। कैसे? क्योंकि आपको शब्द शुद्धि में कई बार इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा मनस्ताप, जो कि गलत है। मनस्ताप इस प्रकार से आपका शुद्ध रूप है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मनह प्लस ताप मनस्ताप बना। नमः प्लस ते, तो देखिए यहाँ पर ए आपका स्वर है, विसर्ग के साथ में है, और फिर आपका त थ स में से तय आ रहा है, तो विसर्ग आपका बदलता है स में और शब्द बनता है नमस्ते। इसी प्रकार से अंतः प्लस ताप बनाता है अंतस्ताप। फिर आपका अंतः प्लस तल अंतस्तल, मनः प्लस तल मनस्तर बनाता है। आगे इसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए क्या उदाहरण है हमारे पास। नीह प्लस तेज, तो देखिए यहाँ पर ई उपसर्ग है, ई आपका यहाँ पर स्वर है और फिर आपका विसर्ग आ रहा है, आगे संधि कर रहा है तय थ स में से तय के साथ, विसर्ग आपका बदल जाएगा स में और शब्द बनेगा निस्तेज। इसी प्रकार से नीह प्लस तारण निस्तारण, नीह प्लस सहाय निस्सहाय, नीह प्लस संकोच निस्संकोच, नीह प्लस संतान निस्संतान, नीह प्लस संदेह निसंदेह। तो देखिए इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। जो हमारे शब्द हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण, निस्सहाय, निसंकोच, निसंतान और निसंदेह, क्योंकि इन्हें हम सामान्यतः गलत लिख देते हैं। हमें याद रखना है इनकी संधि कैसे हो रही है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण लेते हैं नीह प्लस संदेह का। तो देखिए नियम क्या कहता है कि कोई भी स्वर हो तो यहाँ पर ई स्वर है, विसर्ग के साथ आ रहा है, और तय थ स में से किसी के साथ संधि कर रहा हो तो यहाँ पर से संधि कर रहा है, विसर्ग आपका से में बदलता है और शब्द बनता है आपका निस्संदेह। यह आपका शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है, हमें इसे ध्यान में रखना है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए दुहे प्लस तर, यहाँ पर भी उ स्वर है, विसर्ग के साथ में है, और फिर आपका तय थ स में से तय आ रहा है तो विसर्ग आपका से में बदलेगा और शब्द मिलेगा दुस्तर। अब इससे ही हम आगे के उदाहरण समझते जाते हैं। तो देखिए दुहे प्लस स्वप्न दुस्वप्न, दुहे प्लस साध्य दुस्साध्य, दुहे प्लस साहस दुस्साहस, पुनः प्लस स्मरण, तो यह आपका पुनः स्मरण इस प्रकार से लिखा जाता है। महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखना है। और पुनः प्लस संस्कार पुनः संस्कार इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए पुनः प्लस संधान पुनঃसंधान, अंतः प्लस सार अंतस्सार, और अंतः प्लस साक्ष्य आपका अंतस्साक्ष्य यहाँ पर बनाता है। तो यह हमारा 8वां नियम था, जो कि क्या कहता है कि कोई भी स्वर हो जो विसर्ग के साथ आ रहा है और वह यदि संधि करता है तय थ से के साथ में, तो विसर्ग आपका से में बदल जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर संधि होती है और शब्दों का निर्माण होता है, जो कि हमने उदाहरणों से समझा कैसे। तो देखिए यहाँ पर नीह प्लस तेज निस्तेज बना, नीह प्लस तारण निस्तारण, इसी प्रकार से नीह प्लस संतान निस्संतान, और कैसे शुद्ध रूप में लिखा जाता है वह भी हमने देखा। तो यह हमारे महत्वपूर्ण कुछ शब्द हैं जिनका हमें जरूर से ध्यान यहाँ पर रखना है। अगला नियम देखते हैं। तो देखिए 9वां नियम क्या कहता है। 9वां नियम कहता है कि ए या आ के अलावा कोई स्वर आ रहा हो विसर्ग के साथ में और वह संधि करे आपके कै ख पै फै के साथ, तो आपका विसर्ग बदलता है श षटकोण में। क्या कहता है 9वां नियम। तो देखिए कहता है कि ए या आ के अलावा कोई भी स्वर, पहले हमने पढ़ा
कि कोई भी स्वर आए, लेकिन अब ए या आ ना आए, इनके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है, ई ऊ ए आई ओ औ री, कोई भी स्वर हो, और फिर वह विसर्ग के साथ आते हुए संधि कर रहा हो, कै, ख, प या फ के साथ, तो विसर्ग आपका बदलता है षटकोण वाले श में। अब यह नियम कैसे कार्य कर रहा है, किन किन शब्दों का निर्माण होता है, वह हम उदाहरणों से समझते हुए चलते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है चतुह प्लस कोण। अब इसे हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए यह कह रहा है आपसे चतुह प्लस कोण। अब नियम यदि आप देखेंगे तो नियम कहता है कि ए या आ के अलावा कोई और स्वर हो, तो यहाँ पर ए या आ के अलावा कोई और स्वर है, बिल्कुल यहाँ पर ऊ है। विसर्ग के साथ हो, विसर्ग के साथ है। कै, ख, पे, फ में से किसी एक के साथ संधि कर रहा हो, तो कै के साथ संधि कर रहा है, तो विसर्ग जो है नियम अनुसार वह आपके श में बदल जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर संधि होते हुए शब्द आपको मिलेगा चतुष्कोण। इस प्रकार से यह नियम संधि कर रहा है। आपको इस उदाहरण से यह समझ में आया होगा। अब आगे के उदाहरण हम इसी प्रकार से समझते हुए जाएंगे, और उन्हें भी हम बीच बीच में विस्तार उनका करके देखेंगे। जैसे अगला उदाहरण है आपके पास धनु है प्लस खंड। तो देखिए यहाँ पर ए या आ के अलावा ऊ है, विसर्ग है, कै, ख, पे, फ में से ख है, तो विसर्ग आपका बदल जाएगा श में, और शब्द बनेगा धनुष खंड। इसी प्रकार से ज्योति है प्लस पुंज। तो देखिए यहाँ पर आपका ज्योति में ई स्वर है, फिर विसर्ग के साथ में है, और क, ख, पे, फ में से पे है, तो विसर्ग आपका बदलता है किसमें, श में, और शब्द आपको मिलता है ज्योतिष पुंज। इसी प्रकार से बहे प्लस कार बनाता है बहिष्कार, और बहे प्लस कृत बनाता है बहिष्कृत, जो कि हम सामान्यतः कई बार पढ़ते भी हैं। अब यदि इसे हम देखना चाहें अच्छे से, तो देखिए कैसे हो रहा है इसका संधि, बहे प्लस कार। तो देखिए नियम क्या कहता है कि ए या आ के अलावा कोई और स्वर हो विसर्ग के साथ में, तो यहाँ पर ऐसा है, बिल्कुल यहाँ पर ई स्वर है विसर्ग के साथ, और संधि करना चाहिए कै, ख, पे, फ के साथ, तो यहाँ पर कै के साथ संधि कर रहा है। विसर्ग आपका नियम अनुसार श में बदलता है, और शब्द आपको मिलता है यहाँ पर बहिष्कार। तो इस प्रकार से यह नियम संधि कर रहा है। आपको इससे और अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के उदाहरणों को भी समझते हुए चलते हैं। तो देखिए अगला उदाहरण है आव्यय प्लस कार। तो यहाँ पर आपका विसर्ग श में बदलता है नियम के अनुसार, और शब्द मिलता है आविष्कार। इसी प्रकार से निह प्लस कर्ष निष्कर्ष, निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस कंटक निष्कंटक, निह प्लस काम निष्काम, और निह प्लस क्रमण निष्क्रमण, निह प्लस कर्मण निष्कर्मण आपका बनाता है। इनमें से यदि आप समझना चाहें तो देखिए आप ले सकते हैं यहाँ पर निष्कपट को। तो देखिए निह प्लस कपट। तो नियम क्या कहता है कि ए या आ के अलावा कोई भी स्वर आ रहा हो, तो यहाँ विसर्ग के साथ, तो जी हाँ यहाँ पर ई स्वर आपका विसर्ग के साथ में आ रहा है। कै, ख, पे, फ में से कोई भी वर्ण के साथ संधि करे तो कै के साथ कर रहा है। विसर्ग आपका नियम अनुसार श में बदलता है, और शब्द आपका बनता है यहाँ पर निष्कपट। इस प्रकार से यहाँ पर संधि हो रही है। तो बाकी के जो हैं उदाहरण निष्कटक निष्काम निष्क्रमण निष्कर्म, यह आपको इससे समझ में आए होंगे। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए निह प्लस पक्ष। तो यहाँ पर भी विसर्ग आपका श में बदलता है, शब्द मिलेगा आपको निष्पक्ष। इसी प्रकार से निह प्लस पाप निष्पाप, निह प्लस प्राण निष्प्राण, निह प्लस फल निष्फल। अब अगला उदाहरण है दुह प्लस कर। इसे यदि समझें तो देखिए ए या आ के अलावा स्वर विसर्ग के साथ है, बिल्कुल यहाँ पर ऊ है, और संधि करना चाहिए कै, क, पे, फ के साथ, तो कै के साथ कर रहा है। विसर्ग आपका बदलेगा नियम के अनुसार श में, शब्द मिलेगा आपको दुष्कर। इसी प्रकार से दुह प्लस कर्म बनाता है दुष्कर्म, दुह प्लस कृत्य दुष्कृत्य, और दुह प्लस काल बनाता है दुष्काल। आगे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए दुह प्लस परिणाम बनाता है आपका दुष्परिणाम, दुह प्लस प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति, दुह प्लस प्रेरण दुष्प्रेरण, दुह प्लस प्रयोजन दुष्प्रयोजन, और दुह प्लस फल आपका दुष्फल यहाँ पर बनाता है।
आगे उदाहरण देखते हैं तो देखिए चतु है प्लस काष्ठ, इसे यदि आप समझें तो देखिए चतु है प्लस काष्ठ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए या आ के अलावा स्वर है उ, विसर्ग के साथ में है और कै कै पै फै में से कै के साथ संधि कर रहा है। विसर्ग आपका नियम अनुसार शय में बदलेगा और शब्द आपको यहाँ पर मिलेगा चतुष्काष्ठ। इस प्रकार से यहाँ पर संधि हो रही है। अब इसके उदाहरण इस उदाहरण से हम समझते हुए चलेंगे आगे के। चतु है प्लस पद चतुष्पद, चतु है प्लस पद चतुष्पद और चतु है प्लस पाद आपका चतुष्पाद यहाँ पर बनाता है। तो यह था हमारा 9वां नियम विसर्ग संधि का, जो कि कहता है कि यदि ए या आ के अलावा कोई स्वर आए विसर्ग के साथ में और वह संधि करे कै ख पै फै के साथ, तो विसर्ग आपका श जो है षट्कोण वाला उसमें बदल जाता है और शब्दों का निर्माण करता है, जैसे कि बहिष्कार, चतुष्काष्ठ, इसके अलावा ज्योतिषपुंज, बहिष्कृत, निष्कर्म, यह सभी शब्दों का निर्माण हमने यहाँ पर संधि से होते हुए देखा। अब हम चलते हैं अपने अगले नियम 10वें नियम की ओर। तो 10वां नियम क्या कहता है? 10वां नियम कहता है कि ए या आ के जब विसर्ग के साथ आएँ और संधि करें कै ख पै फै के साथ में, तो विसर्ग आपका बदल जाता है स सपेरे वाले में। तो इसका हम यहाँ पर नियम को समझते हैं। पहले नियम कहता है, पहले था कि आपका ए या आ के अलावा कोई भी स्वर कै ख पै फै के साथ संधि करे। अब है जब ए या आ कै ख पै फै के साथ विसर्ग के साथ आते हुए जब संधि यहाँ पर करें, तो देखिए ए या आ विसर्ग के साथ आते हुए संधि करेंगे आपके कै ख पै फै से, तो विसर्ग आपका बदल जाता है स में। यह आपका नियम कहता है। विसर्ग संधि का 10वां नियम यह कहता है। अब ये नियम जो हैं इन्हें आप बार बार देखते रहें वीडियो से, या फिर जहाँ भी आप इन्हें नोट करें बार बार देखते रहें, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके उदाहरण देखते हैं कि यह नियम कैसे कार्य कर रहा है। तो देखिए पहला उदाहरण है यहाँ पर परह प्लस पर। अब इसे हम समझते हैं। तो देखिए उदाहरण कहता है परह प्लस पर। नियम क्या कह रहा है कि ए या आ विसर्ग के साथ जब आए, तो यहाँ पर ए है विसर्ग है और कै ख पै फै में से किसी के साथ संधि करे, तो पै के साथ संधि कर रहा है, विसर्ग आपका बदल जाएगा नियम के अनुसार से में और शब्द आपको यहाँ पर मिलेगा परस्पर। इस प्रकार से यह नियम संधि कर रहा है। तो देखिए परह प्लस पर परस्पर। इसी प्रकार से श्रेय प्लस कर। तो देखिए यहाँ पर ए है विसर्ग के साथ में कै ख पै फै में से कै के साथ संधि कर रहा है, विसर्ग आपका से में बदलेगा और शब्द मिलेगा श्रेयस्कर। इसी प्रकार से पुरह प्लस कृत आपका पुरस्कृत बनता है, नमः प्लस कार बनाता है नमस्कार, त्रह प्लस कार तिरस्कार, पुरह प्लस कार आपका पुरस्कार यहाँ पर बनाता है। हमें यहाँ पर जो ध्यान में रखना है वो है कि कई बार हम पुरस्कार लिख देते हैं इसे सामान्यतः, जो कि अशुद्ध है। शब्द शुद्धि या शब्द इसे शुद्ध रूप में आप पुरस्कार इस प्रकार से लिखते हैं। और इसकी संधि कैसे होती है? तो देखिए इसकी संधि होती है पुरह प्लस कार। नियम कहता है कि जब ए या आ विसर्ग के साथ होते हुए संधि करे कै ख पै फै से, तो विसर्ग आपका बदल जाता है से में और इस प्रकार से यहाँ पर संधि होते हुए शब्द बनता है पुरस्कार। तो यह हमें यहाँ पर याद रखना है। महत्वपूर्ण शब्द है संधि और शब्द शुद्धि दोनों के माध्यम से। तो यहाँ पर हमने 10वें नियम के कुछ उदाहरण देखे हैं। 10वां नियम क्या कहता है कि ए या आ विसर्ग के साथ आते हुए जब संधि करें कै कै पै फै के साथ में, तो विसर्ग आपका से में बदल जाता है। उदाहरण हमने देखे जैसे कि पुरस्कार, परस्पर, श्रेयस्कर, नमस्कार, यह सभी इसके उदाहरण हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। तो देखिए वनेह प्लस पति। तो यहाँ पर ए है विसर्ग के साथ में, कै कै पै फै में से पै के साथ संधि कर रहा है, तो विसर्ग आपका से में बदलता है और शब्द बनता है आपके पास वनस्पति। तो यह आपको समझ में आया होगा। 10वां नियम जो कि कह रहा था ए या आ विसर्ग के साथ आते हुए जब संधि करें कै ख पै फै से, तो आपका विसर्ग बदल जाता है से में। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि का 11वां नियम।
11वां और अंतिम नियम विसर्ग संधि का क्या कहता है यह नियम? तो नियम कहता है यदि ए विसर्ग के साथ आते हुए कुछ शब्दों के साथ संधि करे तो विसर्ग जो है विसर्ग ही रहता है, ऐसा अपवाद स्वरूप होता है। तो यह महत्वपूर्ण है, हमें इसे याद रखना है कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि अपवाद स्वरूप ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम इन सभी शब्दों को अच्छे से याद रखेंगे। पहले नियम की बात करें तो यह नियम अपवाद स्वरूप क्या कह रहा है कि ए विसर्ग के साथ जब आता है और कुछ शब्द ऐसे हैं जो उसके साथ संधि करते हैं तो विसर्ग विसर्ग में ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब उदाहरण देखते हैं। तो देखिए उदाहरण है अंतः प्लस करण। तो इन शब्दों को हमें याद रखना है, कौन कौन से शब्द हैं उन्हें हम लिखते जाएंगे। तो देखिए इस नियम के तहत अंतःकरण बनाता है अंतःकरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विसर्ग जो है विसर्ग के रूप में ही रहा, कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ है। दूसरा है आपका अंतः प्लस पुर। तो यहाँ पर अंतःपुर विसर्ग ऐसे की ऐसे है। फिर अंतः प्लस वस्त्र आपका अंतः वस्त्र बनाता है, विसर्ग यहाँ भी ऐसे की ऐसे ही है। तो 3 शब्द यहाँ पर हमें कौन कौन से मिले हैं कुछ शब्दों में। तो देखिए एक है आपका करण, अंतःकरण बना जिससे, फिर आपका आता है पुर, इसके अलावा वस्त्र। 3 शब्द अभी तक हमने ये देखे हैं। अब बात करते हैं ए के साथ में और कौन कौन संधि कर रहा है जब आपका विसर्ग विसर्ग के रूप में ही रहता है। तो वह है आपका अधः प्लस पतन बनाता है अधः पतन। यहाँ अधोपतन नहीं होगा, अधः पतन होता है। पय प्लस पान, पेयपान ही रहता है। प्रातः प्लस काल आपका प्रातः काल बना रहता है। मनः प्लस कामना, मनः कामना रहता है, ना कि मनोकामना। यह हमें याद रखना है। इसे सामान्यतः हम इस प्रकार से लिखते हैं जो कि आपका अशुद्ध है, मन कामना ही होता है शुद्ध शब्द, और वह इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण शब्द है मनः कामना। इसी प्रकार से मनः प्लस कल्पित, मनः कल्पित, मनः प्लस स्थिति, मनः स्थिति। तो देखिए कौन कौन से शब्द मिले। तो पहला आपको अंतः के साथ में मिले अंतःपुर, अंतःकरण और अंतः वस्त्र। फिर हमने कौन से देखे हैं ऐसे। तो देखिए इसके अलावा हमने देखे आपका एक प्रातः प्लस काल जो कि आपका प्रातः काल बना रहा। इसके बाद में मनः के साथ हमने कुछ शब्द देखे हैं जैसे कि मनः प्लस मनः कामना हो गया। इसके बाद मनः कल्पित हो गया। फिर यदि आप बात करें तो मनः स्थिति। ये हमने 3 शब्द जो है मनः के साथ देखे हैं यहाँ पर। तो देखिए पहले 3 अंतः के साथ अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःवस्त्र, इन्हें आपको सीधे सीधे ऐसे ही याद रखना है। बीच में एक प्रातःकाल, फिर आपका प्रातःकाल के बाद में मनः के साथ में मनः कामना, मनः कल्पित, मनः स्थिति। और इनके अलावा जो अब हमारे पास बचे हुए शब्द हैं 2, वह कौन कौन से हैं। तो एक है आपका अधः पतन और एक है आपका पेयपान। इस प्रकार से हमें 11वें नियम में अपवाद स्वरूप ये शब्द जो हैं देखने को मिलते हैं। तो इस नियम के साथ में हमने आपकी विसर्ग संधि को भी पूरा कर लिया है और इसी के साथ में संधि अध्याय पूरा हो चुका है, जिसमें हमने पहली जो क्लास थी उसमें संधि क्या होती है, उसका सामान्य परिचय कितने प्रकार की होती है यह देखा था। इसके अलावा उसमें हमने स्वर संधि के ऊपर भी चर्चा की थी। दूसरी क्लास और तीसरी क्लास में भी हमने स्वर संधि के जो भेद हैं उनके ऊपर चर्चा करी थी, उनके उदाहरण देखे थे। उसके बाद अगली 2 क्लास में हमने व्यंजन संधि के जो नियम हैं उन्हें देखा था, उनके उदाहरण और कैसे संधि होती है, कौन से शब्द बनते हैं वे देखे थे। और इसके बाद हमने इन 2 क्लासों में, पिछली 2 क्लासों में विसर्ग संधि को पूरा किया, विसर्ग संधि के जो भी नियम थे उन्हें देखा और इसी के साथ में हमारा संधि अध्याय यहाँ पर पूरा हो गया है। इसके बाद अब हम अगला अध्याय उपसर्ग और प्रत्यय लेंगे, जिसमें हम अगली क्लास में उपसर्ग प्रारंभ करेंगे।